नमस्कार। आज मैं आपको जिस कहानी से परिचित कराने जा रही हूँ उसके लेखक हैं चंदन पांडे और कहानी का शीर्षक है शुभ विवाह। डगमग डोलता हुआ एक रिक्शा अहाते के पूर्वोत्तरी दृश्य पटल पर नमूदार हुआ और उसे सर्वानंद पांडे ने इस तरह देखा मानो रिक्शे वाले को पहचानते हों। वे पहचानते भी थे। रास्ता कुछ ऊबड़ कुछ खाबड़ था, इसलिए रिक्शे वाला पांव पैदल ही रिक्शा खींच रहा था। सर्वानंद रिक्शे वाले से अधिक रिक्शा खींचने की उसकी मशक्कत को देख रहे थे। उन्होंने आसमान देखा, यह अनुमान लगाना चाहा कि शाम तक कहीं धारासार बारिश के आसार तो नहीं है। सूरज की ललाई ने सुबह के होने का संदेश बरास्ते आसमान पूरी दुनिया पर नाजिल कर दिया था। इस घर के लिए जिसके सामने खड़ी नीम की पत्तियों को सूरज की किरणों ने सबसे पहले छुआ था, आज खास दिन था। आज सर्वानंद पांडे की बड़ी बेटिया महालक्ष्मी का ब्याह है। लग्न तेज है, इसलिए बारिश की संभावना है। बिटिया उनकी भद्रा है, इसलिए भी बारिश की संभावना है। इस तरह की संभावना से वे डरे हुए हैं। बारिश पड़ने की सूरत में सारे इंतजामात धरे रह जाएंगे। रास्तों पर फैली कीच के मुकाबला कठिन हो जाएगा और संभव है कि वर को कंधों पर बिठाकर द्वार पूजा के पीढ़े तक लाना पड़े। इधर दरवाजे पर अष्टयाम पिछले दिन से ही बैठा हुआ था और अब कुछ घंटों में पूरा होने वाला था। कीर्तन मंडल के साथ ही लोकप्रिय और सिनेमाई धुनों पर हरे राम हरे कृष्ण को गा रहे थे। अजीब स्थिति यह थी कि लाउडस्पीकर के चोंगे का मुंह घर की तरफ ही किया रखा था। इस कारण पिछले दिन से घटने वाले सारे विधान भीषण शोर के पर्दे में घट रहे थे। ब्याह आदि के प्रयोजनों में यह नियम आम सा होता जा रहा है। विवाह के शुभ मुहूर्त वाले दिन से एक दिन पहले अष्टयाम बैठता है, मानो देवदूत किसी उपक्रम की आभा को तेजोमय करने के लिए पहले से ही सुशोभित होते हों। दूर दूर से कीर्तन मंडलियां गाने आती हैं। इन कीर्तन मंडलियों को पार्टी कहकर पुकारा जाता है। इनकी सारी धार्मिकता तयशुदा फीस के माध्यम से होती है। एक मंडली अमूमन 2 से 3 घंटे के बीच का समय पूरा करती है और फिर दूसरी मंडली उन्हें राहत देने के लिए मोर्चा संभालती है। यह 24 घंटे तक निर्बाध चलता रहे तब अष्टयाम सफल और संपूर्ण माना जाता है। चोंगे का विकराल मुंह घर की तरफ ही किया रखा था, इसलिए शोर भयावह स्तर पर पहुंच जा रहा था। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जा रही थी कि माइक की आवाज़ फटने लग जाए। गायक वृंद माइक से मुंह सटाकर गाने लग पड़ते थे। जब गीत खत्म हो रहे होते और ढोलक तथा झाल द्रुत गति से बजाए जा रहे होते थे, तब यह इमारत कांपने लगती थी। शोर की इस विभीषिका में घर के लोग एक दूसरे से कुछ कहने के लिए श्रोता के कान तक अपना मुंह ले जाते थे और तीव्रतम आवाज में वह सब कहते थे जो कहना चाहते होंगे। श्रोता एकाध शब्द सुनता और बाकी इस अनुमान से समझता कि वक्ता ने क्या कहना चाहा होगा अथवा उसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो वरिष्ठ थे वे इतनी जहमत नहीं उठाते रहे थे। वे दूर से ही बोलते थे और साथ ही आवाज़ की लगाम खींच कर बोलते थे, बस होठों को उन शब्दों के अनुसार घुमाते जो वे कहना चाहते रहे होंगे। प्रयोजन की सीमा शादी, ब्याह, मेहमान, खर्च आदि तक ही बंधी होती है, इसलिए श्रोता सरलता से समझ पाते थे। बिटिया का ब्याह राजी खुशी संपन्न हो जाए जैसी कल्पना और उस जैसी धुकधुकी मन में दबाए सर्वानंद पांडे ओसारे में लगी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कमान संभाले हुए थे। इन शोर शराबों के बीच वे एकाग्रचित होकर सारे काम भाइयों में,
बेटों में, भतीजों में, पट्टीदारों में, मजदूरों में बांट रहे हैं, जो सुबह सुबह ही पूरे किए जाने हैं। मंडप यानी माड़ों की छाजन छाई जानी है और उसके लिए बांस काटना है। लोहार मैं कुल्हाड़ी दाव वसूला आ चुका है, लेकिन साथ में लोग चाहिए। बांस को बांसवाड़ से काटना, निकालना, बत्ता चीरना, उन्हें रंगना, बांसों को आंगन में खंभवत टिकाने हेतु कनस्तरों में बालू भरना, मंडप की छज्जा छाना। बाहर के काम मसलन पड़ोस गांव से दूध पनीर लाना है, सब्जी वाले के आने के बाद सब्जियों का मिलान करना है, सरयू स्नान पर जाना है, जयमाल की माला लेकर आना है। एक आदमी रसोइये और उसके दल के साथ रहेगा। न्योता कौन लिखेगा, न्योते की कॉपी किसके पास होनी है, न्योते की कॉपी किसके पास होनी है, न्योते में मिली साड़ी कपड़े कौन रखता जाएगा, आज पूरे दिन आने जाने वाले को पानी कौन पिलाएगा, नाश्ते की प्लेटें कौन सजाएगा, बारात की आगवानी में कौन कौन से लोग जाएंगे, भाई पट्टीदार को दिन का भतवान खिलाने का इंतज़ाम कैसा है, हजाम और उसकी पत्नी को पूरे दिन फिर पूरी रात रुकना है, विदाई के बाद ही जाना है, बारात के आने के बाद बारातियों के नखरे उठाने वाले विनम्र वीर किसको चुना जाए। अनगिनत कामों की सूची उन्होंने 2 लाइनी कॉपी में एक डायरी बनाकर रखी थी। वे भयभीत भी थे। विवाह और तिथि तय हो जाने के कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि भावी समधी विवेकी पांडे शाम होते ही नशा कर लेते हैं। इस सूचना से उनका भय बढ़ गया था। जब तक ब्याह की रस्म आंगन में शुरू न हो जाए, विवाह मतढक्का की कठिन प्रक्रिया पूरी न हो जाए, माड़ों के बांध समधी बंधु खोल न दे, वर और सहवाले खीर न खा ले, तब तक यह भय उन्हें कुतरता रहने वाला था। बावजूद इसके या शायद इन्हीं जिम्मेदारियों के उनके समुचित निर्वहन के कारण अथवा पट्टीदारी के आत्मीय कायदों के कारण गांव में उपस्थित लोग उनका सम्मान कर रहे थे, उनकी बात को खुद से भी आगे रख रहे थे। सर्वानंद के इशारे लोगों के लिए आदेश थे, आज्ञा थे। कर्ज में डूबे, जिम्मेदारियों से लदे फंदे सर्वानंद को अपने ओसारे में लकड़ी की मजबूत और बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए देखना किसी महाराजा को देखना था, जिस राजा को अपनी हद के दायरे में रहकर भी अपनी हुकूमत का अंदाज़ा हो। उनकी निगाह फिरी और पाया कि रिक्शा दरवाजे तक आ पहुंचा है। अष्टयाम के भयावह शोर में किसी से कुछ कहना मुनासिब न था, इसलिए अपने भाई हृदयानंद के बेटे राजन की तरफ होठों और उंगलियों से इशारा किया। वह इशारा इतना विस्तारित था, मसलन उंगलियों से राजन को अपनी तरफ बुलाने का ढंग, फिर बेआवाज़ अपने होठों को इस सूरत में हिलाना कि मानो पीछे देखने के लिए कहा जा रहा हो। राजन समझ गया कि उसे पीछे देखना है और यह भी कि कोई मेहमान आया है। पलटकर देखा, बृहद मैदान सरीखे द्वार पर बीचों बीच एक रिक्शा रुक रहा है। रिक्शे पर एक महिला बैठी हैं। अपनी 21 वर्ष की उम्र में वह इस महिला से महज 2 बार मिल सका है। आखिरी मुलाकात भी 10 वर्ष पहले की रही होगी। राजन के माता पिता ने शुरू से अपने बच्चों को इस घर से दूर रखा। उन्हें लगता था कि बच्चे कहीं और बिगड़े ना बिगड़े, अपने गांव घर के लोगों से मिलने जुलने पर शर्तिया बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब जब अधेड़ावस्था आई थी, तब राजन के माँ बाप को गांव के प्रयोजनों में शामिल होना आवश्यक लगने लगा था। अकेले छूटते जाने का भय जो न सिखा दे। सब कुछ छूटने के बाद कुछ शुरू करना कितना कठिन होता है। ये दोनों मियाँ बीवी गांव में अजनबी की तरह दाखिल होते थे। उनसे गांव इस कदर छूट गया था कि वे गांव आकर भी अलग थलग पड़े रहते थे। कहीं किसी आयोजन में शामिल होते तो संभावित जिम्मेदारियों से घबरा जाते और फिर खुद को दूर कर लेते थे। नाम भले ही ना याद आया हो, लेकिन राजन इतना तो पहचान गया था कि बुआ ही हैं। उर्मिला बुआ थी। दरवाजे से बाहर द्वार पर अष्टयाम से उत्पन्न शोर था, लेकिन व्याकुलता के सिरे तक पहुंचाने वाला नहीं था।
इसलिए वहाँ एक दूसरे की पुकार सुनी जा सकती थी। उन अभिव्यक्तियों को स्वीकारा जा सकता था जो अपनत्व लिए थी। उन्हें सराहा जा सकता था। 21 वर्षीय राजन ने अलबत्ता उस शोरगुल में परेशान हो जाने वाला वही अभिनय जारी रखा जो ओसारे और घर के भीतर की हकीकत थी। बुआ के पैर छुए। पैर छूते हुए भी उसके चेहरे की त्वचा हिल नहीं सकी थी। सख्त जान बना रहा। बुआ ने पैर छूने पर उसकी ठुड्डी छूकर आशीर्वाद देना चाहा। वह आशीर्वाद ममतामयी स्वरूप में दे रही थी, जिसमें आशीर्वचन से पहले अपने प्रिय हेतु अनेक विशेषण होते हैं। राजन समझ नहीं सका, या चाहे जो भी वजह हो, उसने अपना चेहरा बुआ के हाथों से वापस खींच लिया था और उनका सामान उठाकर, जो लकड़ी के हैंडल वाला एक बंधा हुआ झोला था जो अमूमन कपड़ों की दुकान पर मिलता है, अंदर जाने लगा। उर्मिला बुआ ने हंसते हुए अपना आशीर्वाद पूरा किया और आखिरी वाक्य जो कायदन अपने भतीजे से कहना था, उसे रिक्शे वाले से कहते हुए पूरा किया, मानो वह रिक्शे वाला कोई सगा हो जिसने राजन का बचपन देखा हो। बुआ ने कहा था, बाबू सयान हो गई ले। रिक्शे वाले ने स्वीकार में अपने सिर को डुलाया था। तब तक सिर डुलाता रहा था जब तक कि बुआ ने उसे पैसे नहीं दिए। उसने पैसे नहीं गिने और छुट्टे वापस नहीं कर दिए। ओसारे में पहुंचते ही बुआ ने पाया कि उनका पूरा संसार यहाँ बसा हुआ है। ऐसे दृश्य मन के किसी कोने में सुगंध की तरह बसे होते हैं, लेकिन कल्पना उन्हें रूप नहीं दे पाती। इस आत्मीय संसार को यथार्थ में ही घटित होना होता है। चारों भाई उपस्थित थे, लगभग सभी भतीजे, उनके बच्चे, कुछ भतीजियां जो दरवाजे से कीर्तन मंडली को देख रही थी। गांव के लोग जिन्हें बुआ ने बचपन से देखा होगा, और एक दिन बुआ की शादी हो गई होगी और ये लोग बुआ को भूलने लगे होंगे। बुआ के मन में दुरस्त भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। उन्हें वैसे भी भेंटना था। बड़े भैया का पैर पकड़कर भेंटती थी और बाकी भाइयों के पास खड़े होकर भौजाइयों और बहनों से गले मिलकर रोती थी। भेंटना पूरी तरह मशीनी हो ऐसा भी नहीं था। एक बार भैया या भाभी की ललकार बांधने के बाद वे वास्तव में रोने लगती थी। वे अपनी पीढ़ी और बाद की पीढ़ी वाली बेटियों में इकलौती थी जो अब भी भेंटती थी, वरना अब ससुराल से पीहर आने वाली लड़कियों ने प्रणाम के कमोवेश निर्लिप्त कार्य व्यापार तक खुद को सीमित कर लिया था। आज 49 वर्षीय उर्मिला के मन में अपने इन सगे संबंधियों को एक साथ एक जगह पर देखकर जो खुशी प्राप्त हुई थी, वह बेकल कर देने वाली थी। अकस्मात जैसे लहर खींच ले जाती हो, वैसे उनके मन में उथल पुथल मची होगी, जिसके वशीभूत होकर उर्मिला बुआ ने अपने सर्वानंद भैया का पैर पकड़ लिया। भेंटने लगी। अष्टयाम के कीर्तन की गरजती आवाज़ जो लाउडस्पीकर की मदद से सबके मन मस्तिष्क पर कब्जा जमा चुकी थी, सबके कान के पर्दे लगभग छेद चुकी थी, मैं उर्मिला बुआ शायद खुद भी अपनी रुलाई न सुन पाई हूँ। वहाँ उपस्थित लगभग सभी जन इस भेंट की भावुकता से थोड़े भावुक और थोड़े परेशान हो गए थे। सर्वानंद और उर्मिला जुड़वा थे। कुछ पलों के अंतराल से वे दोनों बड़े और छोटे की पदवी पाए हुए थे। बचपन से ही उर्मिला बुआ ने अपने भैया की कद्र की। जब वे दोनों साथ साथ विद्यालय जाते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तब भी बुआ ने आदर भाव में कमी नहीं आने दी। जीवनानुभव में बुआ अपने भैया से बड़ी थी, लेकिन सामाजिक स्थिति और परंपरा भी क्या चीज़ है। मसलन जब वे दोनों मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लायक हुए, तब उर्मिला का ब्याह हो गया था। गृहस्थ जीवन इकलौती ऐसी पाठशाला है जहाँ के सीखे सबक रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगिता रखते हैं। भैया लोगों को भावुक होने की छूट कम होती है। इसका निर्वाह करते हुए उन्होंने बुआ से कहना चाहा, अंदर आओ, लेकिन शोर। उन्होंने उंगलियों के इशारे से आंगन की तरफ जा रही एक युवती को रोका और इशारे से ही कहा, जैसे किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं,
इसे उठाकर घर के भीतर ले जाओ। शोर इतना अधिक था कि इशारा भी न समझे जाने का भय हो, इसलिए उन्होंने एक झटके में यह इशारा नहीं किया। एक एक कदम को समझाते हुए कहा, अगर घर में शांति होती तो इतना भर इशारा कर देते कि बहन को भीतर लेकर जाओ। लेकिन अष्टयाम की गर्जना के बीच उन्होंने पहले उस युवती को बुलाने का इशारा किया। जब उस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर लिया तब बहन की तरफ इशारा किया, मानो कह रहे हैं कि इसे देखो। तत्पश्चात बहन को उस जगह जहां वह भेंट रही थी से उठाने का इशारा किया। जब उन्हें लगा कि घर के भीतर जाने को उत्सुक होती वह युवती उनकी इन सभी बातों को समझ गई, तब उसे फिर उंगलियों से ही दिखाया कि इसे घर के भीतर ले जाओ। उर्मिला को भीतर जाते हुए सर्वानंद ने देखा और बेढब एक ख्याल ने कुछ पलों के लिए उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया कि बहन के घर वालों में क्या किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वे इसे पीहर छोड़ने के लिए आते। इससे आगे वे सोचते तब शायद अन्यान्य कठिन प्रश्न उनके समक्ष उमगते, मसलन ब्याह के 35 वर्ष बाद बहन की हैसियत उसके घर में क्या और कैसी है, या यही कि बहन का घर वह हो भी सका या नहीं। उन्होंने इन ख्यालों को रफा दफा किया और शादी की तैयारियों में खुद को मशगूल कर लिया। घर के भीतर का आंगन इतना बड़ा था कि उसके समूचे विस्तार को एक निगाह में समेटा नहीं जा सकता था। उर्मिला बुआ को देखते ही उनकी बड़ी भाभी आईं, गले मिली। मंझले भाई हृदयानंद की पत्नी उन तक आईं। बुआ का चेहरा आंसुओं से भीगा अवश्य था और आंसू सूख कर सफ़ेद पपड़ी बन चुके थे, लेकिन अब वे उस कदर भावुक नहीं थीं। आकस्मिक उमगा भावनाओं का ज्वार पीछे लौट रहा था, जैसे तट को सफ़ेद फेनिल द्रव से रंगने के बाद सामुद्रिक लहरें पीछे लौटती हैं। वे तीनों एक दूसरे से गले मिलकर भेंट रही थी, लेकिन रुलाई नहीं थी। इनसे मिलने जुलने के क्रम में बुआ ने देखा कि बड़े भतीजे अनिमेष की बहू अर्चना आंगन से उठकर एक कमरे के भीतर जा रही है। शायद कोई अनहुआ काम याद आ गया हो। सबसे छोटे भाई अभयानंद की पत्नी चौका पूरने में व्यस्त थी। सत्यनारायण कथा का पाठ बैठने वाला था। बुआ ने ही आगे बढ़कर पुकार लगाई। कई दीवारों को पार करने के बाद यह आंगन था, लेकिन अष्टयाम का शोर यहाँ भी दखल दे रहा था। औरतों को सुनने सुनाने में जोर लगाना पड़ रहा था। बुआ की आवाज़ जब उन स्त्रियों तक नहीं पहुंची, तब बड़ी भाभी ने आवाज़ दी। घर की मालकिन की आवाज़ से चौका पूरती स्त्री चौंक गई और तुरंत बुआ की तरफ उनकी नजरें गईं। एक मुस्कान होठों के दायरे में फैल गई। उन्होंने इशारों में काफ़ी कुछ बताया, मसलन दिन चढ़ आया है, जिसका वास्तविक अर्थ था कि देर हो रही है। यह भी इशारा किया कि चौका पूरने के बाद आपके पास आकर बैठती हूँ। एक भौजाई ने जरूर ठिठोली की कि अब उर्मिला जीजी आ गईं, इसलिए हर मौके के गीत मांगर हो सकेंगे। बुआ ख्यात थी। उनके पास मंगल गीतों की पुरानी सहेजी हुई कॉपी थी। ब्याह आदि के अनेक मौक़ों के लिए वे खुद भी गीत बना लेती थीं, अथवा पुराने गीतों में अंतरे जोड़ लेती थीं। बुआ आंगन के ही कोने में बैठी चारपाई पर बैठ गई। इतना बड़ा कुनबा था कि हर दूसरे अथवा तीसरे पल कोई नया मानुष निकल आ रहा था। घर की बेटियां आकर उनके पैर छूती, बुआ आशीर्वाद देती और आशीर्वचनों के पूरा होते न होते वे चली जाती। बुआ के पास बैठने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। अगर किसी बहू या बेटी ने इनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया, तब बुआ उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठाना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, लेकिन सब अष्टयाम के हरे राम हरे कृष्ण की शोर से बिंधे हुए थे, या कोई न कोई काम निकल आ रहा था। जो लड़की ट्रे में लड्डू और पानी भरे ग्लास लेकर आई थी, उसने भी मुस्कुराहट से ही बुआ का स्वागत किया। कोई वक्त तक बुआ आंगन में बैठी रहीं। वे उठीं और किसी को ढूंढने लगी।
जिससे अपने ठहरने का इंतज़ाम जान सके। अपने ब्याह के बाद जब वे इस गांव में आती थी, जिसे वे अपना गांव कहती थी, बरसों तक कहती रहीं, तब उनके घर में कदम रखने से पहले ही उनका कमरा तैयार मिलता था। वह पुराना मकान गांव के भीतर था। मिट्टी के उस मकान में कमरे कम थे, फिर भी इन्हें जगह मिलती थी। उस दौर में ये महीनों महीने अपने नैहर में रह लेती थी। तीनों बच्चों का लालन पालन यहीं किया। यह मकान नया था, कमरे भी दर्जन भर थे। जिस कमरे में बुआ के ठहरने का प्रबंध था, उसका दरवाज़ा दालान की ओर खुलता था। उन्होंने पाया कि कमरे में 4 चारपाइयाँ हैं। वे अपने लिए एक बिस्तर चुनकर बैठ गई। अपने झोले को सिरहाने के पास रखा था। अष्टयाम अभी चल ही रहा था। दालान वाला कमरा ओसारे के बिल्कुल नज़दीक था, जहाँ अष्टयाम के लिए कीर्तन गाने वाले अपने झाल मंजीरे और बेंजों के साथ बैठे हुए थे। इसलिए शोर का सर्वाधिक असहनीय प्रभाव भी इसी कमरे में था। वे बिस्तर पर लेटकर बाहर देख रही थी। थोड़े पहर बीत जाने के बाद जब दालान में पीला रंग सर्वाधिक जगह छेकने लगा, तब वे समझ गई कि हल्दी का वक्त हो चला है। गांव की लड़कियां, घर की लड़कियां पीले कपड़े पहनकर या तैयार होते हुए इतने सारे काम भी निपटा रही थीं कि दालान ओसारे की जगहों में उनका आना जाना लगा हुआ था। उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि अष्टयाम समाप्त हो चुका है, लेकिन शोर लगभग उतना ही है। यथावत रखे लाउडस्पीकर पर हल्दी के वक्त गाए जाने वाले और बजाए जाने वाले गीतों की तैयारी चल रही थी। हल्दी की रस्म का आयोजन छत पर निर्धारित था। कनात का एक हिस्सा यहाँ भी लगाया गया था। शामियाने के सफ़ेद पर्दे धूप की चुगली कर रहे थे। हल्दी अब स्वतंत्र उत्सव का रूप ले चुकी थी। इसमें फिल्मी गीत थे, रियाज से याद किए गए नृत्य प्रदर्शन थे। अपनी नृत्य प्रस्तुतियों के बाद थोड़ा लजाना था, रील बनने थे, पोज दिए जाने थे, और इन सब के बीच बुआ को अपना वक्त याद आना चाहता था। बुआ ने उन स्मृतियों को विश्राम दिया। भतीजी के ब्याह में शामिल होकर वे खुश थीं। आज सुबह से हासिले बेगानेपन को वे किसी और दिन के लिए सहेज कर रख चुकी थी। आज वे खुश थीं और दिखना भी चाहती थी। यह अजनबियत इतनी नई नकोर भी नहीं थी। इसके रेशे उनके जीवन में पहले से दाखिल होने लगे थे। जब हल्दी में नाचना गाना हो गया, तब जैसे उर्मिला बुआ की ओर सबका ध्यान गया हो। उनकी बड़ी भाभी ने उलाहने के स्वर में कहा, गावे खातिर भी आज्ञा विजय चाहिए। बुआ ने इस उलाहने को सहर्ष स्वीकार किया। जब उन्होंने हल्दी के रस्म वाले गीत के बोल कढ़ाए, तब जो स्त्रियां पुराने ज़माने की दहलीज पार कर नए में आई थीं, उन्हें अपनापन का एहसास हुआ। वे भी गीत के बोल पुराने में लग गईं। उनके व्यवहार से लग रहा था कि नए चलन के नाच इत्यादि में वे जबरिया शामिल थीं या की गई थीं, वरना हल्दी उत्सव का असल आनंद उन्हें बुआ के साथ गाने में ही आ रहा था। वे देर तक गाती रही थीं। कोयरेन कोयरेन तूहू मोर रानी हो, कहिया के हरदी ऊपर कैलू आज हो, हमरा कवन बावा जरिए के राजा हो, घोड़ा चढ़ी बेसहे हरदिया के गांठ हो, हमरा कवन बेटी अति सुकुमार हो, सहलो न जाला हरदिया के झाग हो। यह गीत जब उर्मिला बुआ ने शुरू किया, तभी से उनकी भाभी और भाभी दुल्हन की माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। सुबह का बेगानापन जो रिश्तों की धुंध के कारण उपजा था, वह अब इसलिए धुलता घुलता जा रहा था क्योंकि रिश्ते से ऊपर उठकर दो स्त्रियां एक दूसरे का दुख समझ रही थीं, समझा रही थीं। गीत खत्म होने से पहले ही महालक्ष्मी की माँ रोने लगी थी। चुप कराने पर चुप हुई और फिर रोने लगी थी। आंसुओं को पल्लू से निबेड़ते हुए बुआ से कह दिया था, कल ही बबुनी विदा हो जाई हैं। ऐसा नहीं था कि बुआ के गाय मार्मिक गीत के बोल से महालक्ष्मी की माँ अपने हृदय के उद्गार रोक न पाई हों। दरअसल उस गीत की लय में कुछ अलग था, जो उन्हें आगामी वक्त की स्थिति का एहसास करता था। यह गीत माँ और बुआ आधी सदी से सुनती आ रही थीं और बाद में समझने भी लगी थीं।
वह गीत सामंती अवशेष वाले समाज के चंद खुशनुमा पहलुओं पर था, जिसमें दुल्हन की माँ हल्दी की गुणवत्ता की प्रशंसा उस स्त्री से कर रही है जो हल्दी की गांठें लेकर आई है। जवाब में वह स्त्री कहती है कि हमारे पिता राजा हैं और वे घोड़ा चढ़कर यह हल्दी खरीदने गए थे। वह स्त्री उस भावी दुल्हन की नाजुकी भी बयान कर रही है और कह रही है कि यह बच्ची तो हल्दी के झाग भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। दुल्हनों की माएँ देखते देखते रोने लगती थीं। महालक्ष्मी की माँ को भी अपनी माँ याद आई, जो ब्याह की तारीख तय होने के बाद गेहूं पीसते हुए, धान कूटते हुए, दाल दलते हुए रोने लगती थी। वे दूर बैठी या पास आकर माँ का रोना देखती रहती थीं और बूझ नहीं पाती थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आंसुओं की वजह वे खुद ही रही थीं। हल्दी के बाद बुआ आंगन में देर तक बैठी रहीं। इस बार वे किसी को पास बिठा लेने के इंतजार में नहीं बैठी थीं। उनका चेहरा निरपेक्षता का भाव लिए हुए था। सुबह से मिल रही अमीट अजनबियत की मुहर ने उन्हें यह मौका दिया था कि वे विवाह संबंधी क्रियाकलापों को निरपेक्ष भाव से देख सकें। मसलन चुमावन की घड़ी में जब अक्षत कम पड़ने लगे, वे किसी हड़बड़ाहट का शिकार नहीं हुई। वे देख रही थी। किसी ने जब अक्षत के कम होने की बात कही तो इन्होंने तस्दीक भर कर दिया था। गांव का कोई आदमी या कोई रिश्तेदार जो इनसे परिचित रहा हो, आंगन में अगर आता तो इन्हें दंड प्रणाम करता और ये आशीर्वाद में उस व्यक्ति को खुश निगाही से देख भर ले रही थी। जिसे कन्यादान देना होता है वह दंपति व्रत रखता है। यह एक नियम है। इससे अलग एक अनकहा नियम होता है कि कन्यादान चूंकि माता पिता के अतिरिक्त चाचा चाची, बुआ फूफा सब कर रहे होते हैं, इसलिए सब व्रत रखते हैं। लड़की के माँ पिता व्रती थे, चाचा चाची व्रती थे, सो बुआ ने भी व्रत रखना स्वीकार किया। वे चाहती थीं कि उनके पतिदेव का हिस्से का व्रत भी वह रख लें, क्योंकि वे इस विवाह में शामिल नहीं होने वाले थे। व्रतियों के लिए घोली हुई चीनी और दही का शरबत था। उसका ग्लास इनकी तरफ भी घूमा। इस बीच एक बात हुई जिसे बुआ ही ध्यान दे सकती थी। महालक्ष्मी की माँ इस भीड़ भड़क्के में भी इनके लिए एक कप चाय बना लाई थी। अपने आंचल में छिपाकर लाई थी। सबके लिए चाय बनाना मुश्किल था। साथ में व्रती के भोजन के लिए भुनी हुई मूंगफली थी। बुआ को यह बात अच्छी लगी, लेकिन वे जानती थीं कि घर के इस नए अनुशासन में उनकी जगह सिमट रही है, इसलिए मुस्कुराकर अपनी भाभी के हाथों से मूंगफली का कटोरा और चाय का कप थाम लिया। उनकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन भाभी की इस आत्मीय पहल ने उन्हें अतिशय भावुक कर दिया और चाय पीते हुए, खुद मूंगफली के दाने खाते हुए और उन दानों के छिलके अपनी आहिस्ता फूंक से उड़ाकर अपनी भाभी को भी खिलाते हुए उन्होंने यूं ही एक बात कही, पुराने घर से होकर आती हूँ। भाभी ने धूप की धौंस दिखाई, प्रयोजनों का हवाला दिया, लेकिन इन्होंने मन बना लिया था। कहा, भाभी पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। कड़ी धूप में लिपटी दोपहर के वक्त जब रश्मों का शोर जरा थमा और लोग इस लिहाज से सुस्ता रहे थे कि अब जब अपने कामों में भिड़ेंगे तब फिर कल सुबह दुल्हन की विदाई के बाद ही आराम उनके हिस्से में आएगा। बुआ बड़े पन्हे की सूती साड़ी में खुद को संभालती हुई गांव के भीतर दाखिल हुई थी। जब वे पुराने घर की तरफ निकल रही थीं, तभी उनके छोटे भाई उन तक आए थे। संवाद न्यूनतम, बस पूछा, केने बहिना? उर्मिला ने भी इतना ही कहा, ए हिंगा। जिन्हें पहचान सकी उन्हें नमस्कार करती हुई, जिन्हें नहीं पहचाना उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई वे उस जगह पर पहुंची जहां उनका पुराना घर हुआ करता था। उनके हृदय को कचोटता हुआ एक धक्का सा लगा था। अगर सुबह से हासिल बेगानेपन ने उन्हें होशियार न किया होता तब वे शायद वहीं बैठ जाती। पिछली बार जब देखा था घर तब भी गिर चुका था, लेकिन तब तक दीवारें शेष थीं। उस स्थिति में घर, आंगन, रसोई, दालान, उसारा आदि को वे उपस्थित दीवारों की मदद से अपने मन में रच सकी थी। लेकिन इस मर्तबा सब कुछ
जमींदोज हो चुका था। वे देर तक खड़ी रहीं। आसपास के घरों की प्रौढ़ाएं निकल आई थीं। सबके साथ मन चर्चा के बीच बुआ बार बार उन जगहों, कमरों को याद कर रही थीं जिनमें मौजूद उनकी स्मृतियां उनके मन में ताज़ा दम उपस्थित दर्ज की हुई थी। उनकी कल्पना शक्ति जवाब दे जा रही थी। हर कमरे, हर कोने की कल्पना उन्हें उनकी उस रसोई तक ले जाती थी जो उनके तथाकथित अपने घर यानी उनके ससुराल में थी। वह चाह कर भी उस रसोई को अपने जेहन से हटा नहीं पा रही थी ताकि अपने बचपन की स्मृति का भेद लगा सके। वे अभी इतना भी नहीं याद कर पा रही थीं कि जब उनका ब्याह तय हुआ था और मिट्टी के घर की दीवारें चिकनी मिट्टी के घोल से पुती थीं, तब उन्होंने अपने हाथों से जो सफ़ेद रंग के फूल दीवारों पर बनाए थे वे किस तरफ थे। उन्हें अच्छी तरह याद है कि चौके की बाहरी दीवार पर 2 वाक्यांश भी बेल बूटों की नक्काशी में उन्होंने अपने ही हाथों से लिखे थे। एक तरफ शुभ विवाह लिखा था, फिर बीच में सरपीले बेल बूटे और दूसरी तरफ दुल्हन ही दहेज है। यह चलन था। लोग घर की दीवार पर दूसरा कुछ लिखे ना लिखें, ब्याह आदि के वर्षों में शुभ विवाह अवश्य लिखाते थे। इसे देखकर लोग जान लेते थे कि या तो पिछले कुछ महीनों में इस घर में विवाह हुआ है या आगामी महीनों में होने वाला है। जैसे ही उन्होंने चौके की जगह याद करनी चाही, उन्हें फिर अपने घर का रसोई घर याद आ गया था। पुराने घर से लौटकर बुआ घर बाहर हर तरफ की आवश्यकता और उत्सवों में शामिल होती रही। बीतती दोपहर में एक वक्त ऐसा भी आया कि 5 भाई बहन एक साथ देखे जा सकते थे। वे सायास एक साथ दिखते तो कोई अलग सी बात होती। उसारे की जगह थी। हृदया और जगत झंपोलियों पर सजावट के रंगीन कागज चिपका रहे थे। अभयानंद ठंडा हो चुके लड्डुओं और खाजा खजोली के पारात ओसारे में रख रहे थे। उर्मिला उन झंपोलियों में घर की बालिकाओं के साथ मिठाइयों को रखती जा रही थी। सर्वानंद उसी ओसारे में बैठे प्लेट आदि लगवाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही बीच बीच में अपने भाइयों और बहन को देख रहे थे। कोई चाहता तो इन सभी की एक तस्वीर उतार सकता था। उस तस्वीर में अलग अलग वे सब बेदयानी में दिखते, लेकिन मुकम्मल एक तस्वीर जो उभर कर आती वह उनकी उपस्थिति होती। उस सार्वकालिक उपस्थिति में उनका आड़ा बेड़ा होना, बेख्याल होना गौण हो जाता। वह तस्वीर इस तरह याद की जाती कि एक तस्वीर थी जिसमें 5 भाई बहन थे। उस दिन की शाम गाजे बाजे के साथ उतरी थी। बारात विलंब से ही सही, लेकिन दरवाजे पर आ गई थी। आवाज़ों और शोर का ऐसा भीषण प्रदर्शन तो देखा ही नहीं गया हो शायद। घर का लाउड स्पीकर अलग शोर कर रहा था। बारात के बैंड पार्टी का लाउड स्पीकर अलग गर्जना कर रहा था जो दूल्हे की गाड़ी के सामने था। बारात का ऑर्केस्ट्रा अलग चिंघाड़ रहा था। नाचने वाले कौन से माइक की धुन पर नाचे जा रहे थे यह पता करना मुश्किल था और गैर ज़रूरी भी। भीड़ और शोर अपने किसी शिखर को छू रहे थे। बारात के आने का वक्त ऐसा था कि बुआ अब धीरे धीरे घर के दायरों से छिटक कर गांव की महिलाओं वाली जमात का हिस्सा हो चुकी थीं। यह छत के एक कोने में खड़ा महिलाओं का समूह था। वहाँ से वे द्वारागमन और द्वार पूजा देख रही थीं। वहाँ महिलाएं बिना किसी माइक के द्वार पूजा के मंगल गीत गा रही थीं। बुआ निर्लिप्त भाव से उन गीतों के बोल दोहरा भर रही थी। हजारों की उपस्थिति के बीच इन महिलाओं की उपस्थिति इतने अंधेरे में थी कि कोई ध्यान से ना देखे अगर तो जान नहीं सकता था। बुआ ने देखा कि ये सभी महिलाएं इन वैवाहिक उत्सवों को बड़े गौर से देखती हैं। प्रत्येक विवाह की एक एक बारीकी इन्हें याद रहती थी। कोई इस गांव की बहू थी, कोई बेटी और ज़्यादातर ब्याहताएं ही थीं। कोई इनसे पूछता कि विवाह ने इनके जीवन का क्या गत बनाया, तब वे शायद अपनी स्थिति बता सकती थीं। अगर वे किसी आईने में इस खास भीड़ को देख पाती तो ब्याह देखने की इस भीड़ में खुद को शामिल पाती। बुआ नीचे लौट गई थी।
सारी भीड़ बाहर थी, इसलिए घर का आंगन अपेक्षाकृत सूना था। कोई भागता हुआ आता, छूटा हुआ कोई काम पूरा करता और बाहर चला जाता। बुआ दरवाजे दरवाजे यह नया घर देख रही थी। सभी कमरे वैवाहिक गहमा गहमी में अस्त व्यस्त लग रहे थे। इस क्रम वे बड़ी भाभी के कमरे तक पहुंची। वहां नववधू के रूप में उनकी भतीजी महालक्ष्मी तैयार होकर बैठी हुई थी। रूप सज्जा के लिए आई स्त्रियों ने मेकअप कर दिया था। लहंगे में उस स्त्री का, उस लड़की का श्रृंगार किसी मूर्ति की तरह किया गया था। उसके मेकअप का फाउंडेशन पसीने की तरलता में बह न जाए, इसलिए उसके सामने 2 पंखे चलाकर रखे गए थे। उसने अपनी बोझिल आंखें उठाकर बुआ को देखा। नववधू बनी उनकी भतीजी की दृष्टि में कई सारे भाव पनप रहे थे। पूरा घर बाहर बारात के आगमन और द्वार पूजा में उलझा हुआ था। ऐसे में परिचित चेहरे को पाकर दुल्हन बनी भतीजी के सजाए गए चेहरे पर आश्वस्ति का भाव उभर आया। दुल्हन की आंखें मानो धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बुआ ने उसे देखा और उसकी आंखों में उतराई बेचैनी को वह पहचान गई थी। अकेली बच्ची को इस तरह बैठा देखना उन्हें भीतर तक परेशान कर गया। वे कमरे की चौखट तक आईं, पर वहां ठिठक गईं। चौखट पर खड़े होकर उन्होंने कमरे का मुआयना किया। महालक्ष्मी आंखों से मुस्कुराई थी। पुकारा, बुआ। बुआ मुस्कुराई थी और उन्होंने कहा था, अपरूप सुंदरी। महालक्ष्मी ने आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर कहा था, बुआ। बुआ ने कहा था, खूब खुश रहो। महालक्ष्मी ने कहा, अंदर आओ न बुआ। बुआ ने महालक्ष्मी के संवरे सिर को हाथ लगाते हुए आशीर्वाद दिया। उसके चेहरे को खूब देर तक निहारती रही थी। जब घर में गहमा गहमी बढ़ने लगी, तब बुआ ने महालक्ष्मी से पूछा था, जाऊं? महालक्ष्मी ने कहा था, नहीं। फिर कहा था, यहीं रहो न बुआ, मेरे पास। जब बुआ अपनी दुल्हन भतीजी के करीब आ गई थी, तब महालक्ष्मी ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर बुआ के आंचल पर टिका दिया था। जब तक वह अपना सिर टिकाए रखी थी, तब तक बुआ उसका सिर सहलाती रहीं। देर तक वे दोनों एक साथ रहीं। बुआ ने फिर तब तक कुछ नहीं कहा जब तक वह कमरा दूसरों से भर नहीं गया। जयमाल के बाद शोर और शराबे तो वैसे ही रहे, लेकिन दरवाजे की भीड़ छंटने लगी थी। ब्याह बैठने वाला था। इतनी रस्में थीं कि उनके पूरा होते होते सुबह हो जानी थी। शुरुआती रस्मों में घर पूरा भरा रहा था। आंगन और दालान और गलियारे बेतरह भरे हुए थे। वधू निरीक्षण का उत्सव सर्वाधिक भीड़ भरा था। ब्याह देखने वाली स्त्रियों और युवतियों के बीच बुआ ने भी जगह बना ली थी। वे चाहती थी कि कोई उन्हें कुर्सी दे देता अथवा कोई पीढ़ा या मचिया ही थमा देता, क्योंकि नीचे बैठने से भोर में विवाह के समाप्त होने तक इनके घुटनों को सूज जाना था। चारों ओर निगाह दौड़ा लेने के बाद भी किसी ने अपनी इच्छा जताने का साहस बुआ में नहीं आया। वधू निरीक्षण कार्यक्रम के लिए दूल्हे के बड़े भाई और अन्य रिश्तेदार बतौर मेहमान आए थे। रस्म यह थी कि जितने भी गहने कपड़े बहू को मिलने होते हैं, वह दूल्हे का बड़ा भाई मंत्रोच्चार के दरमियान दुल्हन को सौंपता है। यह अंतिम से भी अंतिम मौका होता है जब दूल्हे का बड़ा भाई इस नववधू को गहने इत्यादि सौंपने की मार्फत स्पर्श करता है। विवाह और फेरों के वक्त दूल्हा पक्ष से 11 पंडित थे और 11 के मंत्रोच्चार में घरू पंडित की आवाज़ दब सी गई थी। फेरे संपन्न होते होते आंगन केवल स्त्रियों का होकर रह गया था और यह तकरीबन 3 बजे रात की बात होगी। दुल्हन पक्ष से निर्धारित पंडित के अलावा सारे पंडित जा चुके थे। शुक्र तारा नजर आने लगा था। भोर और रात की संधि पर समय टिका था और आवश्यक बारातियों का इंतजार हो रहा था। मतढक्का का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। बारात स्थल से समधी विवेकी पांडे और उनके सारे भाई आ रहे थे। बैंड बाजे के साथ आने की रस्म थी, इसलिए 2 ताशे वाले साथ आए थे और दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने ताशा पीटना रोक दिया।
वह आवाज़ थमी तो फिर सारी आवाज़ें थम गई थीं। बाहर भीतर कोई आवाज़ नहीं। जो मकान सुबह से गर्जनाओं का ग्रास बना हुआ था, अथाह शोर में डूबा हुआ था, वह मकान अब पूरी तरह शांति का वरण कर चुका था। बाराती घर से बहुत दूर टिकाए गए थे और फोहस ऑर्केस्ट्रा में गानों की अश्लीलतम कल्पनाओं से थक कर सभी सो चुके थे। नाचने वाली पार्टी भी जा चुकी थी। यहाँ जिस दरवाजे पर ब्याह संपन्न होने वाला था, वहाँ भी माइक बंद हो चुका था। अब जो गीत मांगर गाए जा रहे थे, वे मौकों के अनुरूप थे। पंडित जी थक चुके थे। अगर रस्मों को पूरा करने को लेकर घर जागरूक न होता, तब वे अब तक शादी निपटा चुके होते और बाहर किसी चारपाई पर सो रहे होते। गांव की कुछ बुजुर्ग अधेड़ महिलाएं आंगन में बैठी थीं। विवाह की सारी रस्मों को अखीर अखीर तक देखना था। कुछ नवयुवतियां भी थीं। इनके लिए ब्याह एक स्वप्न था। गांव का जीवन ऐसा है कि एक उम्र के बाद आप विवाह के स्वप्न को जीने लगते हैं। घर की महिलाएं थीं, दुल्हन की माँ, चाचियाँ, बहनें और बुआ। पुरुष वही वही थे जिनकी आवश्यकता हो सकती थी। मसलन हर मौके पर पंडित को और हजाम को पैसे देने पड़ते थे, इसलिए सर्वानंद उपस्थित थे। उनके सभी भाई थे, कुछ भतीजे भी उपस्थित थे और अब मतढक्का की रस्म हेतु सर्वानंद के समधी विवेकी पांडे अपने अनुज और अग्रजों के साथ आ चुके थे। उनके साथ एक गंध भी आई थी और आकर आंगन में बैठ गई थी, जो ब्याह तय होने के समय से ही चर्चा में थी। नींद लेकिन सब पर छाई हुई थी। बाहर शामियाने समेटने वाले लड़के थे। अगर उन्हें छोड़ दें तो सबके सब सो जाना चाहते थे। कोई शराब और दूसरे नशे में था, किसी पर चांदनी रात का ही जहर इस कदर फैला था कि वह जहां जगह पाता सो जाता। इतनी शांति थी कि दिन में शोर के कारण जिन दीवारों की तरफ निगाह करना भी मुश्किल था, अब वे स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। यह घर अब बड़ा दिख रहा था। रस्म अदायगी शुरू हुई। पंडित के मंत्र उनके होठों तक फैल कर रह जा रहे थे। आंगन में बैठी कुछ अधेड़ स्त्रियों ने रस्म से जुड़े गीत गाने चाहे, पर वे भी गीत का मुखड़ा कढ़ाकर चुप रह गई थीं। उन्हें किसी का साथ नहीं मिला जो गीत को पुराए, कोरस का निर्माण करे। उनके गीत की लय टूट जा रही थी। सब शांति से बीत जाना था। मतढक्का खत्म होता, लगे हाथ माड़ो खोलने का कार्यक्रम पूरा होता, जिसमें नेग के बतौर हर समधी को सोने की अंगूठी देना दहेज में ही तय हो गया था। विवेकी पांडे चाहते थे कि उनके सम्मान में कोई कमी रह जाए तो रह जाए, लेकिन उनके भाइयों के सम्मान में कोई कमी ना रहे। सभी के लिए नेग तैयार थे। तत्पश्चात दुल्हन की विदाई हो जाती, जो कि मुहूर्त के अनुसार भोर में ही होनी तय थी। हुआ भी यही सब, लेकिन थोड़ी हरकत लेकर हुआ। ससुर ने दुल्हन के माथे पर साड़ी रखी और उस दुल्हन के सुंदर उन्नत ललाट को सदा सर्वदा के लिए ढके रहने का मंत्र निंदियाए पंडित ने पढ़ा। जब बारातियों और घरातियों की संतुष्टि के लिए उस मंत्र के मारक प्रभाव को हिंदी में फिर भोजपुरी में बता रहा था, तभी कोने में बैठी उर्मिला बुआ की नज़र दुल्हन के नवेले घूंघट पर गई। बुआ को लगा कि उनकी बेदोष भतीजी का जीवन सदा सदा के लिए ढक दिया गया। यही वजह रही होगी, क्योंकि दूसरी कोई वजह समझ नहीं आती कि उन्होंने एक गीत के बोल अपने गले से कढ़ाया। हाय, दुख की घड़ी आ रही है, आज बेटी विदा हो रही है। बुआ की रागिनी नींद और दुख में पगी हुई थी। उनकी आवाज़ में थकन, जिसकी वजह आप इस एक थकाऊ दिन और रात जगे को बता सकते थे, अथवा उनके पूरे जीवन को इस थकावट का उद्गम बता सकते थे, इस कदर तारी था कि लग रहा था उनकी स्वर लहरियाँ एक दूसरे पर गिरी जा रही हैं। इससे उन शब्दों का प्रभाव गाढ़ा ही होता जा रहा था। बुआ इस गीत के मुखड़े को दोहराए जा रही थी। देखो, दुख की घड़ी आ रही है, आज बेटी विदा हो रही है। एक एक व्यंजन और एक एक स्वर को माड़ों के कुश, बांस, बांध सब पर टिकाती हुई, उनकी जगह सुनिश्चित करती हुई बुआ की आवाज़ ने सबको चौंकाया भर हो ऐसा नहीं था।
सबने जैसे उन शब्दों से एक उदास स्वर लहरी से तादाद में स्थापित कर लिया था। बुआ ने पहले भी यह गीत गाया होगा। कितने विवाह उन्होंने संपन्न होते हुए देखे होंगे। उससे भी पहले से बेटियां विदा होती रही हैं। यह अटूट नियम इतना कठोर था कि एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह आरोपित होने के यम सरीखे नियम से निजात कम से कम इस सभ्यता में असंभव था। इन लाखों करोड़ों अरबों विदाइयों में इस गीत से जुड़े भाव, इसके शब्द इतनी बार दोहराए जाते रहे होंगे कि ऐसे मांगलिक अवसरों पर इनकी अर्थवत्ता शायद ही शेष रही हो। अकेले में उदासी के क्षणों में यह शब्द अर्थ रखते थे, अवश्य रखते थे, लेकिन इस अवसर पर यह सूत्र की तरह स्थिर और ठस हो चुके थे। जिस बुआ की आवाज़ अल सुबह से कहीं नहीं पहुंच पा रही थी, वह आवाज़ अब घर की ईंटों के सहारे सीढ़ियों से होते हुए छत से होकर बाहर तक पहुंच रही थी। बुआ का उद्देश्य ऐसा नहीं था। वह किसी प्रतिशोध से संचालित नहीं थी। वे बस अपने अतीत को इस नववधू दुल्हन बालिका के भविष्य में देख रही थीं, और वह प्रतिदर्श मात्र ही इतना बेकल कर देने वाला था कि उनके शब्द स्वतः ही अर्थ पाते जा रहे थे जो वांछित था। जब तीसरी बार बुआ ने मुखड़े को गाया और गाते हुए अपने सिर को ऊपर कर लिया था, तब मंडप में उपस्थित एक एक स्त्री रो रही थी। अभी विदाई का वक्त नहीं आया था, देर थी, लेकिन रुलाई ने सबको घेर लिया था। सब रोए जा रही थी, कोई इस गीत को समझते हुए, कोई ताउम्र अपनी गुलामी को याद करते हुए, कोई अपनी उम्र को याद करते हुए जिसे उसके ससुराल वाले खरीद लाए थे, कोई दूसरे के आंसुओं की आवाज़ का कोरस पुराते हुए रो रही थी, लेकिन सब रो रहे थे। सबसे पूछा जाता तब सबका जवाब यही आता कि वे इस रात की सुबह में होने वाली अवश्यम भावी विदाई के लिए रो रही हैं। पंडित मंत्र की लय में था, लेकिन हजाम ने आंखें ढांप ली थी। सर्वानंद के रोने की नहीं, हल्दी से रंगे अपने गमछे में मुंह ढांक कर फफकने की आवाज़ सुनकर बाकी के भाई भी गमगीन हो गए थे। दहेज के इस व्यापार में वर वधू खरीद फरोख्त को शुभ विवाह के आवरण में ढके कार्य व्यापार में जो लाभार्थी थे, यानी परिवार के संधि महालक्ष्मी के ससुर विवेकी पांडे भी बुआ के वेदना गीत से बिंध चुके थे। सिर पर दोनों हाथ लगाया और गीत का मुखड़ा तीसरी बार पूरा होते न होते कमजोर पड़ती आवाज में कह बैठे थे, समझने वाले की मौत है इसकी माँ का। सर्वानंद ने समधी के शब्द नहीं सुने, उनका बुदबुदाना सुना, समझा उन लोगों से कोई चूक हो गई है। समधी का क्रोध वे किसी सूरत में मोल नहीं ले सकते थे। चारों भाई लपक पड़े, महाराज कोई समस्या? विवेकी पांडे अब भी वहीं उसी अर्थ और उन्हीं स्वरांजलियों में उलझे थे, जिन्हें लगा कि बुआ के गीत से समधी नाराज हैं। वे बुआ को चुप कराने दौड़े। बुआ की आवाज़ चढ़ती जा रही थी। सर्वानंद ने तेज आवाज़ में बरजा, हो गई, बंद करो यह सब। लेकिन उर्मिला अपनी आवाज़ भी कहाँ सुन रही थी। चारों भाइयों ने फिर पूछा, महाराज कोई दिक्कत? विवेकी पांडे ने इस बार गाली अपने पास रख ली और इतना भर कहा, कौन गा रहा है भाई? अपने मन में फिर से वही बात कही, समझने वाले की मौत है। यह कहते हुए वे आंगन से बाहर आ गए थे। सर्वानंद के तीनों भाई दौड़ते हुए बाहर आए थे। हृदयानंद ने खींचकर एक कुर्सी रखी, जगत बाबू दौड़कर पानी लाने गए थे और अभिनंदन ने अतिरिक्त बच गई खाली झंपोली के ढक्कन से पंखा झलना शुरू कर दिया था। नींद, नशे और गीत के प्रभाव में विवेकी पांडे सुस्त से पड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि वह स्त्री आवाज़ उनका पीछा करते करते बाहर आ गई है और शामियाने पर पसर रही है। उन्होंने यह भी पाया कि आवाज़ अकेली नहीं रह गई है, दूसरी स्त्रियां उस गीत को पूरा कर रही थीं, जैसे धागे में एक एक मूंगा पूरते हैं, मोती पूरते हैं, ठीक वैसे ही। रस्मों को पूरा करते हुए विवेकी पांडे को आग्रहपूर्वक भीतर ले जाया गया। विवेकी ने अपने भाव जगत को संभाला और जिम्मेदारी पूरे करने को तैयार मुद्रा में ही अंदर आए थे। स्त्रियां विदाई का वही गीत अब भी गा रही थीं।
माड़ों के बांध खोलने का काम शुरू हो चुका था। उस एक गीत ने घर में हलचल पैदा कर दी थी। छतों पर सो रहे लोग नींद से उठकर आने जाने लगे थे। अचानक यह घर जाग गया था। शामियाने की रोशनी के बाहर घना अंधेरा अब भी मौजूद था। शामियाने वाले लड़के सब ताबड़तोड़ कुर्सियां बटोर रहे थे। मंच खोल दिया गया था। दुल्हन अभी विदा भी नहीं हुई थी और शामियाना लगभग उजड़ चुका था। कथाकार चंदन पांडे की कहानी यहाँ समाप्त होती है। शुभ विवाह केवल एक विवाह कथा मात्र नहीं है, यह गांव, परिवार और रिश्तों के बदलते भूगोल की कहानी है। यह दिखाती है कैसे उत्सव के बीच एक गहरा उदासी बिंदु छुपा होता है, कैसे पुरानी पीढ़ी अपनी स्मृतियों के साथ धीरे धीरे किनारे की ओर धकेली जाती है और कैसे परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष हमारे घरों की धड़कनों में रोज घटित होता है। यह कहानी अपने संवेग, लोक संस्कृति और मानव संबंधों की विवेचना के कारण आज के कथाकारों के बीच चंदन पांडे की विशिष्टता को और भी दृढ़ करती है। धन्यवाद।